साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग पेशा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो हमारे जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की स्पेशल बस चले हुए हैं उसमें ऑफलाइन क्लास भी लगती है और ऑनलाइन ऐप पर आपको मिल ही रहा है। इसमें अगर हम लोग बात देखें कि जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती हो रही है 21 अक्टूबर को, तो उसमें उसके हिसाब से ही हम न तो इतना जो आपको ज्यादा गहराई का मैटर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर गहराई में चले जाएंगे तो आपका सिलेबस नहीं होगा पूरा। और या मान लो कि जी हाँ, आपको भी गहराई में पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। वो इसलिए नहीं है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का मैटर है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जो मेन मेन चीज आती है वही आपको क्या करवा रहे हैं, दोहरा रहे हैं यहां से। फिर इसमें से अगर देखें जो ये हमारा ऐप है, इसके अंदर आपको जो ही आपका ये जो जीके का सिलेबस होगा, आपको एक क्लास अलग से वो मिलेगी जिसमें तीनों जो टॉपिक आपके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और खेल कूद और करंट जीके, इन तीनों को ही हम लोग एक में ही समाहित करके आपको मैराथन क्लास के रूप में उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी। और इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो कल पढ़ रहे थे तो उसमें से अगर भाई देखा जाए तो कल हमने पढ़ा था भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, उसके बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम होगा भारत की घाटी परियोजनाओं से हमें फायदा क्या होता है, क्या फायदा है। यहां पर देखा, भारत में समय समय पर नदियों से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया गया, जिसने भारत पेयजल सिंचाई परियोजना, देखो सबसे अधिक अगर देखें, एक तो सिंचाई का आएगा, फिर यहां से पेयजल का आएगा, और देखें तो फिर कौन सा आएगा, बिजली वाला। इन तीनों के अंदर सबसे अधिक इनको क्या करते हैं, इनसे जो सबसे अधिक फायदा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। फिर देखो नदियों को, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, और उनसे क्या क्या होती है, ऊर्जा, सिंचाई, पेयजल, ये आपको बताई जा चुकी है। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुउद्देश्य, मतलब बहुत बड़ा हमें इससे क्या है, उद्देश्य हो रहा है या इनसे लाभ मिल रहा है। तो जिसके कारण हमें इसका नाम दे रहे हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। फिर नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि किसी भी नदी घाटी के अंतर्गत जल थल, जल और थल का मानव हितार्थ, कि मानव के जो हित होंगे, मानव को जो सबसे अधिक लाभ होना चाहिए, उससे संबंधित उपयोग में इसको लिया जाता है। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन है, आप लोग यहां से इसको नोट लगा लेना और इसको लिख लेना भाई यहां से। और प्रश्न ये है, प्रश्न आए भारत के किस व्यक्ति ने या भारत के किस प्रधानमंत्री ने, जी हाँ अगर देखें कि इन जो नदी घाटी की, जी हाँ सबसे अधिक इसका पानी यूज में लिया जाता है। और इसकी जो लंबाई देखें तो कितनी है भाई, आपकी 468। फिर जो अगली चीज देखें तो नाम होगा पोंग परियोजना, पोंग परियोजना। एक यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि ये किस नदी के ऊपर है। केवल दो ही चीजें यहां से इंपॉर्टेंट बनाती हैं, जो कि आपको प्रश्न सही करना, तो यहां से इन दोनों को ही याद करना केवल केवल। हिमाचल प्रदेश की नाथपा जागीर किसकी भाई, हिमाचल प्रदेश की। दुलहस्ती परियोजना, दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये प्रश्न वर्तमान में इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, वहां पर जो बिजली परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है कौन, पंजाब होगा और आपका हिमाचल प्रदेश होगा। और नदी का नाम पूछे तो कौन सी करनी है, रावी नदी पर है। देखो हम यहां से बात करें तो जी हाँ आपको पता है लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना, वो आंसर क्या होगा आपका, रावी नदी होगा। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ जो अगली परियोजना आ रही है जिसका नाम क्या है, नाम होगा भाई आपका, और नाम है सलाल परियोजना। अभी ये यहाँ से भाई जो रेलवे डी ग्रुप में प्रश्न आ चुका है सलाल परियोजना से संबंधित। इसमें केवल यही पूछा गया था ये किस राज्य से संबंध बनाती है, जम्मू कश्मीर राज्य से इसका संबंध होता है। फिर जो नदी का नाम देखे तो कौन सी आपकी, चिनाब नदी। एक होती है बगली हार परियोजना,
बगलिहार। ये देखो, ये सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। नदी है, चिनाब नदी है, राज्य कौन सा आएगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर। उरी परियोजना, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में है या बारामूला जिले में झेलम नदी के ऊपर है। बारामूला जो जिला पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फिर है प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। प्रायद्वीप का जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसकी यहाँ से कौन कौन सी होती हैं, या ये मान लो अरब सागर में जो यहाँ से जो नदियां गिरती हैं उनकी कौन सी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। अब इसमें से देखिएगा, प्रश्न पूछा जाए आपसे कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है किस नदी पे है, तो जी हाँ, आपका आंसर होगा नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी की। ये नर्मदा जो परियोजना है महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और कहां से संबंध बनाती है, राजस्थान से। तो नर्मदा परियोजना है वो 4 राज्यों से इसे क्या करते हैं, इसका संबंध बनाते हैं। नोट में क्वेश्चन लिख लेना, यहां से प्रश्न आए कि एमएच या महाराष्ट्र की जीवन रेखा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा जिस नदी को कहा जाता है वह नदी कौन सी कहलाती है, जी हां, नर्मदा नदी कहलाती है, नर्मदा नदी। फिर अगर ये बात देखें तो जी हां, नर्मदा सागर बांध वह गुजरात का सरदार सरोवर बांध कौन, आप यहां देखें तो इसके मध्य कौन कौन से हैं, दोनों ये याद रख लेना आपके। एक तो मध्य प्रदेश का होगा एक नर्मदा सागर, और जी हाँ आपका गुजरात का कौन सा, सरदार सरोवर बांध। उकाई परियोजना ये कहां से संबंध रखती है, महाराष्ट्र और आपके गुजरात से। और नदी का नाम देखें तो कौन सी है, ताप्ती नदी है, ताप्ती। और जो उकाई नामक स्थान वो कहां पर बना हुआ है, आपका गुजरात के अंदर। फिर है काकरापा परियोजना। काकरापा परियोजना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ताप्ती नदी पे बनी हुई है। और किस राज्य में है आपकी, पीडीएफ भाई डाली नहीं क्या इन्होंने, नहीं डाली। हम्म, भाई हमने इनको कंप्यूटर जो ऑपरेटर है हमारा उनको उपलब्ध करवा रखी है, पता नहीं कि उसने क्यों क्यों नहीं डाल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने उपलब्ध करा दी है, जो भी आपको पॉलिटिकल पढ़ाया है उनकी कंप्लीट पीडीएफ दे दी इनको। नोट शॉर्टकट में जो मैटर दे रखा था वो पूरा आ चुका है, और साथ में जो इतिहास पढ़ाया है उसकी आपको पीडीएफ यहाँ से हमने दे दी इसको। और साथ में जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं इसमें जो भारत का जो विश्व का भूगोल है वो दे चुके हैं। और साथ में ये जो पीडीएफ फाइल पढ़ा रहे हैं हम लोग, ये भी इनको उपलब्ध करवा दी है हमने। तो इनको दे दिया कंप्यूटर ऑपरेटर, जाने क्या उसने क्या दिक्कत आ रही है उसकी, या तो कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी तभी नहीं डल रही होगी। आज ही आपको इसका सोल्यूशन करते हैं। गुजरात में है ना, गुजरात में ये जो काकरापा परियोजना किस में है, गुजरात के अंदर। और नदी कौन सी आपकी, जी हाँ, अगर देखें तापी नदी। इडुक्की परियोजना, ये क्वेश्चन अभी आया है रेलवे डी ग्रुप में, इडुक्की परियोजना से संबंधित रेलवे जो डी ग्रुप की भर्ती चली हुई है इसके अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है कि जी हाँ ये किस राज्य में है। राज्य तो आपको क्या करना है, केरल राज्य करना है। और देखें तो जी हाँ जो आपका नदी कौन सी है, पेरियार, पेरियार नदी पे। और जो जिला कौन सा यहाँ का इसका, इडुक्की जिला। जिला नहीं पूछेंगे आपसे, स्थान पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में देखें, भाई आज हम इसकी पीडीएफ मैं खुद डालूंगा, इसकी मैं डलवा के जाता हूं। आज मैं खुद डाल दूंगा भाई इनकी, इन देखता हूं मैं करता हूं इसको सोल्यूशन इसका। हो जाएगा बाज, आज हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, धैर्य रखो धैर्य। दोस्तों आप ये घबराओ मत कि परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आ रहा है, पढ़ा रहे हैं उसमें से आ रहा है क्या, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जब क्रिकेट का जब क्रिकेट का मैच होता है और उसमें एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का, एक सिक्का उछाला जाता है, क्या उस सिक्के से कोई टीम विजित विजित हो जाती है क्या, कोई टीम जीत जाती है, कभी नहीं जीतती है। वो सिक्का निश्चित नहीं करता है कि जी हाँ कौन विजय होगा कौन हार रहा है। ये जो दिल्ली पुलिस की विज्ञप्ति आई है तो इसके आधार पे ये नहीं कि जो होशियार बंदे हैं वो उसी का सिलेक्शन होगा, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। आपके पास अभी भी आज कितनी तारीख हुई है, तो जी हाँ अगर देखें तो 3 तारीख हो गई होंगी, 3 सितंबर। और 3 सितंबर से देखें आपके एग्जाम है 21 अक्टूबर को, लगभग मानो आपका 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना। बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो आप लोग। और वैसे भी हम लोग आपको जो ऐप पर आपको कोर्स दे रहे हैं, आपको यहाँ से जो कोर्स होने के बाद में ये नहीं कि हम जो यहाँ से आपके जो बैठ जाएंगे, बैठने वाले नहीं है।
हम आपको अंतिम क्रिकेट मैदान पे लेके जाएंगे जहां पर विजित होकर क्या होते हैं, जो बाहर निकलते हैं। तो वही हमको आपके साथ कहानी करने वाले हैं। हाँ भाई, सभी को जय हिंद, जय हिंद। अब देखो, हाँ एक बात और सुनना आप लोग, जैसे कि हमने आपको जी हाँ जो संविधान पढ़ाया, संविधान, उससे संबंधित यहां से हम लोग लेके आएंगे 100%, ओनली 100%। पूरा भारत का संविधान चाहिए आपसे, अगर पीडीएफ आपको याद नहीं हो रही है और कोई दूसरी तक बात पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको केवल ये जो 100% है एक बार लाइव आ जाएगा यहां से, और उसके आधार पे आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा 100% के आधार पे। दूसरा, यहां से अगर हम लोग देखें, एक जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी हम लोग कितने परसेंट लेके आएंगे, केवल 100%, 100% लेके आएंगे, ज्यादा इसका मैटर नहीं लेके आने वाले हैं। फिर जो दूसरी चीज देखें, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर जो पर्सन आएंगे वो भी आपके 100% आएंगे। टोटल कितने पर्सन हो चुके हैं, 300%। 300 तो ये हो चुके हैं, और 50 लेके आएंगे हम लोग करंट जीके का पर्सन, 50 लाएंगे करंट के, और जो 50% और बच जाते हैं, जैसे कि मान लो खेल कूद है या और अन्य क्षेत्रों से बच जाते हैं, राजधानियों से संबंधित है, वो टोटल अगर देखें तो भाई हम 400% आपको देंगे, जो कि जी हाँ यहां से आपकी सिलेक्शन की नींव क्या निश्चित हो जाएगा कि जी हाँ आपका कितना जो आप आगे करने जा रहे हो। और ये मत माना कि हमें जो इसमें पीडीएफ में सिलेबस करवाएंगे, जो करवा रहे हैं पर्सन, तो इसमें हमें पर्सन नहीं आ रहा है, तो वो मत मानना, उसका हम निचोड़ निकलवा के देंगे, पूरा का पूरा निचोड़ आपको पिला देंगे। अब देखो भाई, हाँ भाई कंप्यूटर ऑपरेटर आ गए, कंप्यूटर जी, भाई इनकी पीडीएफ डालो आप लोग, बार बार क्यों किलो ये हैं, 3 दिन हो गए इनको कहते हुए। कंप्यूटर ऑपरेटर आया हुआ है, वो कह रहा है कि अभी डालते हैं, तो अभी उनको सीट पे बैठाते हैं, तो आपका काम अभी करवा देते हैं भाई। हाँ भाई देखो, शरावती परियोजना, और शरावती परियोजना किस राज्य के अंदर है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में अगर देखें हम लोग, तो जी हाँ ये आपको जिले याद नहीं करने हैं यहाँ से। हाँ ये जरूर है, यहाँ से सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कहां पर बना हुआ है, कर्नाटक के अंदर, जिसका महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे बोला जाता है। फिर यहां से एक ये माही परियोजना है, यहां से प्रश्न निकल के आता है, बढ़िया प्रश्न बनेगा यहां से। ये जो आपकी माही परियोजना है, इसमें आपको याद क्या करना है, एक तो राज्य है जी हाँ आपका एमपी, एक राज्य है जी हाँ कौन सा है, राजस्थान। ये इन दो राज्यों से संबंध कौन सी बनाती है आपकी, यही माही परियोजना। फिर है सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना पीछे दिल्ली पुलिस के अंदर प्रश्न आ चुका है, और केवल यही नाम पूछा था कि ये है कहां पर, तो कहां पर बनी हुई है, केरल के अंदर। फिर देखें पल्ली वासल परियोजना, पल्ली वासल परियोजना है वो केरल में मंदिरा पूजा नदी पर। यह नदी का नाम भी याद कर लेना कि मंदिरा पूजा नदी कहां पर है, तो कहां पर आपकी केरल राज्य में, जो कि देखिएगा पूरब की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नेक्स्ट नदियों के बारे में यहां से हम चर्चा करते हैं। अब देखो, हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना, और हीराकुंड जो बांध परियोजना है ये जी हाँ, ये भाई आपका राज्य होगा उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में आपकी बहती जो नदी कौन सी है, महाई नदी। या ये ऐसे याद कर लो कि हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। इससे 5 बार इंपोर्टेंट लगा लेना भाई। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी बनी हुई है, 4.8 किलोमीटर बनी हुई है। फिर अगली बात देखें, अलमाटी परियोजना, अलमाटी परियोजना जो कहां पर है, जी कर्नाटक में, नदी कौन सी है, कृष्णा नदी। तुंगभद्रा परियोजना है वो कहां पर है, कर्नाटक के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर है। और अगर देखें तो जी इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, एक तो तुंगा और जो भद्रा नदियां होती हैं, इन्हीं के संगम पर जो यहाँ पर कौन सी आपकी परियोजना है, तुंगभद्रा। फिर है एक भद्रा परियोजना अलग से संचालित हो रही है, जो भद्रा नदी पे ही है, और केवल केवल किससे संबंध रखती है, कर्नाटक से। वैसे अगर तुंगभद्रा परियोजना आता है तो आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और केवल भद्रा परियोजना पूछे तो क्या करना, आपको कर्नाटक करना है। अब आगे देखो, अब देखो अगली कौन सी आ रही है, घाट परबा परियोजना, घाट परबा परियोजना। और घाट परबा जो परियोजना है वो कहां पर है भाई, ये भी कावेरी नदी के अंदर। देखो प्रश्न पूछा जाए, दक्षिण, दक्षिण की, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो नाम क्या होगा, देखो की मतलब कौन सी आ रही है, कावेरी नदी।
तो जी हाँ, कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी पे है। और यहां से ये चीज याद रखना, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना का नाम पूछे तो क्या करना आपको, यही करना है, घाट प्रभा परियोजना। फिर बात करें मेटूर परियोजना। मेटूर परियोजना, तो मेटूर परियोजना किस राज्य से संबंध रखती है, तमिलनाडु से। और ये क्वेश्चन भाई पीछे उसके अंदर आ चुका आपका, यहाँ से राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना किस, जो आपकी किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे। फिर देखिए नागार्जुन सागर परियोजना, और नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है, नलगोंडा जिला है तेलंगाना के अंदर। यहां से आपको एक प्रश्न बताते हैं, तेलंगाना जो राज्य है, नया राज्य बना था 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को केरल, जो आपका तेलंगाना भारत का नया राज्य बना। किस राज्य से अलग होता है, आंध्र प्रदेश से। और यहां से देखें तो इन दोनों की अभी तक एक राजधानी बनी हुई है, जिसका नाम क्या कर रखा है, जी हाँ, नाम होगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद इनकी क्या है, संयुक्त राजधानी है। हाँ, 2024 के बाद में इसकी जो राजधानी बनेगी वो कौन सी बनेगी, नाम होगा अमरावती। और अमरावती को जिस देश के आधार पे बसाया जा रहा है वह देश कौन सा होता है आपका, सिंगापुर। फिर अगली बात करें, जी हाँ, पोचम पाद परियोजना, और निजामाबाद है जिला, कहां पर है जी आपका, तेलंगाना में, गोदावरी नदी के किनारे बसा स्थित है। फिर आगे देखिएगा, निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना है तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो भाई आपकी कहां पर है, यही जो मैंने जो आपकी बात आ गई अभी, गोदावरी नदी पे, और जो कि कहां पर, तेलंगाना में। फिर देखें पापना सम परियोजना, ये झारखंड में कोई एक भर्ती हुई थी पीछे, उसके अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि पापना सम परियोजना किस आपके किस राज्य के अंदर है, तो जी हाँ, राज्य कौन सा आएगा, यहाँ से तमिलनाडु। कुंडा परियोजना अभी जो राजस्थान पुलिस में भर्ती हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि जी हाँ, किस राज्य से संबंध है, आपका तमिलनाडु से। श्री सेलम परियोजना है वो आपके कहां पर है, महबूबनगर जिला तेलंगाना के अंदर। और जो आपका कर्नूल जो जिला है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। और ये आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश कितनी राजधानियां बसाने वाला है, भारत में सबसे अधिक राजधानियां बसाएगा, 3 राजधानियां, जिसमें से अगर देखें पहली जो आपकी राजधानी होगी, जी हाँ, जिसका नाम होगा अमरावती। दूसरी जो राजधानी आएगी जिसका नाम क्या होगा, जी हाँ, कर्नूल। और तीसरी जो राजधानी होगी जिसका नाम है विशाखा, विशाखापट्टनम। ये 3 राजधानियां यहाँ से स्थापित होंगी। फिर है रामगुंडम परियोजना, और ये जो परियोजना है कहां पर है, तेलंगाना में, गोदावरी नदी के किनारे। फिर देखिएगा अगला परियोजना, आपकी अगली परियोजना कौन सी है, बाली मेला परियोजना। और बाली मेला परियोजना कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, जो भारत के तटीय क्षेत्र कहलाता है। और नदी पूछे तो सेलूरू नदी के किनारे। दामोदर घाटी परियोजना, यहां से इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लगा लेना तथ्यों में कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की क्या है, प्रथम परियोजना है। प्रश्न आए दामोदर जो नदी घाटी परियोजना, यह प्रश्न आ जाए स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, तो कौन सी होगी, यही। फिर देखो ये किस देश के सहयोग के आधार पे बनाया गया था, अमेरिका के आधार पे, तो यहां से इसको अलग से लिख लेना। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी क्या है, परियोजना मानी जाती है। फिर है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बना हुआ है। और इसकी सहायक जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि जी हाँ, आपको पता है, जो अभी बताया था, सतलज नदी के किनारे के तहत राजस्थान नहर का विकास किया गया। प्रश्न पूछा जाए भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो आंसर करना है गंगा नदी। प्रश्न आए राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे जी हाँ, IGNP। इसका मतलब है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर आगे आगे देखें, बिहार का शोक माने जाने वाली, देखो प्रश्न लिख लेना है, प्रश्न ये कि बिहार का शोक किससे कहते हैं, तो वो किससे कहेंगे भैया, हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना पर स्थित है। आपके प्रश्न पूछा जाए कि जो बिहार की जो, या ये प्रश्न आ जाए कि जो कोसी परियोजना वो किस नदी पे है, तो कहां पर होगी, बिहार के अंदर। फिर अगला देखो, अगला पॉइंट, हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर। हीराकुंड बांध है वो कहां पर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर की सीमा पर, महाई नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ, ये अभी आपको बताया था।
फिर है पिराम्बिकुलम परियोजना, और ये देखो केरल की जो छोटी छोटी 8 नदियां होती हैं उसके क्या है, उसके किनारे स्थित है। फिर है शरावती परियोजना, शरावती नदी पे है, कहां पर होगा, कर्नाटक में। ये प्रश्न भाई पूछा जा चुका है अभी। फिर है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पे है, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। फिर है बारगी परियोजना, बारगी परियोजना कहां पर होगी, एमएच आपके एमपी के अंदर। गिरना परियोजना, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना भाई, और गिरना जो कहां पर है जी आपका एमएच के अंदर। फिर है पनामा परियोजना, पनामा परियोजना देखो, एक तो पनामा नहर है जिसपे अमेरिका का अधिकार है, और एक पनामा परियोजना है जिसपे किसका अधिकार है, जी हाँ, भारत का एक जो राज्य होगा गुजरात का। कांसा कांसाबती परियोजना है, वो कांसाबती नदी पर स्थित है, लेकिन है कहां पर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। फिर है घाटप्रभा परियोजना, हुआ है फिर हिंडकल परियोजना, और ये कहां किस राज्य में है, कर्नाटका में। और रामगंगा परियोजना देखें तो जी हाँ किसकी होगी, आपकी उत्तर प्रदेश की। और यहाँ ये कोयना परियोजना वाला प्रश्न तो आ ही चुका अभी है, कोयना परियोजना, तो ये एमएच के अंदर, एमएच के अंदर। फिर देखो कुंडा परियोजना का नाम आपको पीछे बता भी दिया है, तुंगभद्रा को तेलंगाना आपका कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश से बताया था। हाँ ये प्रश्न बढ़िया है यहाँ से। मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी परियोजना किस जो राज्य से संबंध रखती है, पश्चिमी बंगाल से। और गंडक परियोजना गंडक नदी पे है, जी हाँ, कहां पर है, बिहार और नेपाल के अंदर संयुक्त परियोजना है। अब देखो दोस्तों, यहां तक हो जाने के बाद अब इसमें हम जो एक प्रश्न पक्का आएगा इस चैप्टर से, आपको इस जो भारत की जनगणना है इसको तो भैया आपको खूब पढ़ना है इसको, यहां से जो हम बताएं वो यहां से आप पढ़ते जाना, कि जो भारत की परियोजना जो आपकी जनसंख्या से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, अब नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल में नहीं मिलेंगे जो हम जो यहाँ से लिखाते हैं, वो केवल आपको यही पीडीएफ फाइल मिलेगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, संसार में संसार में सबसे पहले जो जनगणना करवाता है वह विश्व का प्रथम देश कौन सा बनता है, जिसका नाम होगा स्वीडन। और स्वीडन कब करवाता है, 1449 में। पहला प्रश्न लिखना है। दूसरा ये लिखना है कि जी हाँ, भारत के अंदर भारत की प्रथम जो जनगणना होती है वो कब हो जाती है, 1872 में। करवाते कौन है, जिसका नाम होगा लॉर्ड मेयो। फिर देखें 3 नंबर, तो 3 नंबर पे जी हाँ बात आती है कि भारत में व्यवस्थित भारत में व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो इसकी सन होगी भाई आपकी 1881 में। और करवाते कौन है, जिसका नाम होगा लॉर्ड रिपन। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाए कि जी हाँ, भारत में जनगणना का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर करना है लॉर्ड मेयो। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जनगणना का वास्तविक या व्यवस्थित संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या करना होगा आपको, यहां से अगर नाम देखें हम तो क्या नाम है, लॉर्ड रिपन। फिर दूसरी बात देखें, 1881 से और 2011 तक कुल कितनी जनगणनाएं संपन्न हो चुकी हैं, जी हाँ, क्रम से तो कितनी है, 15। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद में, जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद में कितनी हो चुकी हैं, आपकी 7। तो यहां से ये याद रख लेना। हाँ, 2021 की जो जनगणना होगी क्रम से 16वीं, और स्वतंत्रता के बाद में कौन सी है, 8वीं जनगणना होगी। अब इसमें से देखिएगा, भारत की जो जनसंख्या निकल के आई है वो 121.07 करोड़, ये है पूरे भारत की क्या है, जनसंख्या फिलहाल। और भारत में ये आपको पता है जो जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद। फिर अगला देखिएगा, ये आपको बता ही चुके हैं हम लोग यहां से। हाँ ये देख लो, प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, किस अनुच्छेद के तहत यहाँ से इसका जो प्रति 10 वर्ष बाद में जनगणना संपन्न होती है, तो 246। अब ये आपको बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। और हाँ, ये है कि जो पहला जनगणना आयुक्त कौन था, जिसका नाम होगा डब्ल्यू प्लोडन, ये थे डब्ल्यू प्लोडन। और अगर देखें तो कि जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन है। अब इसमें से देखना, ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न नोट कर लेना आप लोग, प्रश्न इसमें से प्रश्न ये आए कि अभी तक जितनी भी 15 जनगणनाएं हुई हैं,
एकमात्र ऐसी जनगणना कौन सी है जिसमें जनसंख्या घट जाती मतलब बढ़ती नहीं है? तो वो आपकी जनगणना कौन सी बनी हुई 1911 से 1921 के मध्य, और इसको नाम ही दे रखा है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर अगली बात देखें, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1951 में। और 2001 की जो जनगणना थी वो क्या थी कि भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटर के आधार पे बनाने वाली जो प्रथम गणना थी वो आपकी कब की होती है? 2001 की। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट, ये आपको बता चुके हैं। अब इसमें से अगर ये प्रश्न आए कि जनगणना 2011 में कुल कितने सवाल पूछे गए थे, तो जी हाँ, उसमें कितने जो सवाल आए थे आपके 29। फिर ये आपको जो सी चंद्रमौली हैं, सी चंद्रमौली, ये प्रश्न आए कि जो 2011 की जनगणना हुई वो किसकी देख रेख में हुई है, तो वह कौन होगा? आपका सी चंद्रमौली। फिर दूसरी चीज देखिएगा, इसमें खर्चा नहीं पूछेंगे आपसे, कितना खर्चा होता है। हाँ, भारत की जो जनगणना है ये भी नहीं। हाँ, 2050 तक ये जरूर पूछा जा सकता है कि भारत कौन से आने वाले वर्ष में जी हाँ विश्व का सबसे टॉप देश बन जाएगा जनगणना के मामले में। फिर देखो, हाँ ये रहा प्रश्न। इस जनगणना में जो टोटल जिले शामिल हुए कितने? 640। उप जिले कितने हैं? जी हाँ, 5924। और करंट में प्रश्न याद रख लेना, वर्तमान में भारत में जो जिले बन चुके हैं वो कितने हैं? 748 जिले वर्तमान में अस्तित्व में है। कस्बे हैं जी हाँ 7936। और गांव कितने हुए थे? 41 लाख गांव शामिल हुए थे। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला अगर आपको राज्य पूछता है तो करना आपको उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे कम पूछे तो जी हाँ, जिसका नाम होगा सिक्किम, सबसे कम है सिक्किम के अंदर। और जिला पूछे तो थाने जिला है, वो कहां पर है? एमएच के अंदर, महाराष्ट्र में बना हुआ है। हाँ, ये पूछे कि सबसे कम कहां पर है, तो दिबांग क्षेत्र है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पहले क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में? सूर्य दिखाई देता है भारत के अंदर सबसे पहले। फिर एक क्वेश्चन ये नोट करना कि इस जनगणना में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनगणना में कमी होती है, मतलब उसकी जो जनगणना आगे बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है? नागालैंड राज्य के अंदर, नागालैंड के अंदर सबसे अधिक इसी में कमी होती है। फिर प्रश्न आया आपसे, प्रश्न पूछा जाए, हाँ भाई ये देख लो, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.5 मान लो, चाहे 121.07 भी लिख सकते हो आप लोग इसको, ये भी इतनी करोड़। विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है जनसंख्या? 17.5%। जो जन्म वृद्धि दर कितनी है? 18.14 हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो अंतिम आंकड़े आते हैं कब की बात है फिर? 17.7। भारत में जो पुरुषों का कितना है यहाँ से? 62.31। महिलाएं कितनी है? 58.47। और सर्वाधिक जनसंख्या की बताइए आपको कहां पर है? यूपी के अंदर। सबसे कहां बनी हुई है? सिक्किम के अंदर। जिला पूछे तो थाने, जी हाँ, दिवांग आपका जो जिला न्यूनतम पूछे तो कौन सा है? दिवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे देखिएगा, इस पे खर्चा कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये फिर आप पीडीएफ में देख लेना भी, पढ़ने कोई इस वजह से आएंगी भी नहीं शायद इसमें। हाँ ये देख लो, अरुणाचल प्रदेश और बिहार ये क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? क्योंकि राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश और आपके बिहार के अंदर है। फिर अगला अगर देखें इसके अंदर कि जो, हाँ ये पॉइंट नहीं, यहां से इसको रट लेना आप लोग, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति होते हैं भारत के अंदर। फिर सबसे अधिक देखें तो बिहार 1106। और फिर अगर देखें तो आपका जो अगर बात करें सबसे कम कहां पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में, केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। फिर अगर देखें कि भारत वाला जो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है? उत्तर पूर्वी दिल्ली वाला। और जो सबसे कम है दिवांग घाटी वाला, अरुणाचल प्रदेश में।
फिर लिंगानुपात की बात करें तो 940 भारत का क्या है लिंगानुपात, और जो सर्वाधिक कहां पर है केरला में 1084, और सबसे कम कहां पर बना हुआ है ये 878, नहीं भैया 76 आएगा यहाँ से, ये इसको आप लोग कट कर लेना यहाँ से, 876 है यहाँ से 876। फिर है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो आपका जिला पूछे तो माहे जो कहां पर है पुदुचेरी, और लेकिन वैसे अगर देखें तो ये किस राज्य के अंदर अंतर्गत आता है, केरला के अंदर। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, दमन वाला, दमन। फिर देखो भारत का साक्षरता दर पूछे तो कितना है 74, और जो फिर इसमें देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका केरल है ही, सर्वाधिक पुरुष यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप वाला ऐसा केंद्र शासित प्रदेशों में। और अंतिम ये देख लेना भाई यहाँ से, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए कौन सा करना है, दिल्ली, और न्यूनतम पूछे तो कौन सा करना है, लक्षद्वीप, केवल 47,000। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे आपसे तो अंडमान निकोबार, कितने हैं 46 पर वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये किसी को इंपोर्टेंट लगा लेना, कौन सा होगा, लक्षद्वीप 92.28। और अंतिम ये है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर और नगर हवेली। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, हमारे साथ बने रहिएगा। और हम लोग अगर इसमें बात करें कि आपको जो पीडीएफ फाइल की जो बार बार मांग उठ रही है वो आपको आज उपलब्ध अभी करवाते हैं, इसके अंदर इनको अभी डलवाते हैं। और हमारे जो मैराथन क्लास है वही वो देखना नहीं भूल रहे, वो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है।